Hello everyone, welcome to Maths Adda channel. This is special class for all entrance exam of mathematics. Now today this is lecture number 44 of 60-day challenge. Now today we will discuss the question of part B test series 3. तो प्लीज जो भी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो टोटल क्वेश्चन नंबर 16। और हाँ, जो हमारा नेक्स्ट सीरीज होगा टेस्ट सीरीज 5 से, वहां पे हम पार्ट ए के क्वेश्चंस नहीं रखेंगे क्योंकि पार्ट ए के क्वेश्चंस आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम्स के टाइम में आपके पास 20 में से ऐसे 10 क्वेश्चन होते हैं जो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे, क्योंकि मुझे 15 क्वेश्चन सिलेक्ट करने में यहाँ वहां से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से या फिर तो वो लेने में काफी टाइम चले जाते हैं और फिर उसको मतलब ये कह सकता हूं कि अब मुझे उतना टाइम नहीं मिल रहा है, बट फिर भी उस क्वेश्चंस को लिखने में बहुत टाइम जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ पार्ट बी और पार्ट सी के क्वेश्चंस को ही टेस्ट सीरीज में रखेंगे और उसी के क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1, लेट ए इज अ इंटरवल 0 to 1 एंड बी इज अ इंटरवल 0 to 2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। और दूसरी बात, तो जो ये टेस्ट सीरीज है सिर्फ आपको ये बताएंगे कि आपको नेट में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेट में इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, बट आपको यहां पे अपनी जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह है आपको ये यहां पे चेक करना और आपको टाइम मैनेज करने आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। नेट के क्वेश्चंस में, नेट के जो पेपर्स होते हैं वहां पे आपको एवरी ईयर ऐसे क्वेश्चंस इजी मिल जाएंगे जिसे आप कंडक्ट मतलब अटेंड कर सकते हो। तो आपको ये जो टेस्ट है इससे बहुत सारे हेल्प इसलिए होंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आते हैं तो आपके वहां पे टाइम सेव करने हैं, और उसके बाद जिसमें से डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे वहां पे आपको उसके नॉलेज यूज करनी है। बट अगर आप ये टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड आपको नेट में मिलेंगे। तो अगर आप उसके टच में हो तो आप उस क्वेश्चंस पर टाइम वेस्ट नहीं करोगे, बल्कि आपके वो प्रैक्टिस में होगा और आप उस क्वेश्चंस को जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो। और उसके बाद जो आपको टाइम मिलेंगे तो वो टाइम आपको अच्छे क्वेश्चंस में देखने, क्योंकि वही आपको ये तय करेगी कि आपके रैंक क्या होगी या आपको क्वालिफाइड होंगे या नहीं। ठीक है, बट जो क्वेश्चंस मैं लेता हूं वो अक्सर नेट में पूछे जाते हैं, जो कि मतलब ये कह सकते हैं कि मोस्टली 50 to 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको इसमें से मिल ही जाएंगे। अब वो 50 to 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको हो सकता है 50 या 45 मिनट्स के अंदर ही हो जाए। मतलब बाकी के जो टाइम है आपको पार्ट ए या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होंगे बट इसी के जैसे होंगे, तो वहां पे आपको जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो आपको नए नए टाइप के क्वेश्चंस में वो जो पूरे 2 आवर्स से आपको देने। बट जो क्वेश्चंस इजी है, जो एवरी ईयर नेट पूछता है, वो क्वेश्चंस में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ए एक सेट है, बी एक सेट है, अरे जिसमें ए इंटरवल गिवन है और बी भी एक इंटरवल। तो अब ऐसे क्वेश्चंस पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको पता है कि दोनों क्या इंटरवल है, दोनों अनकाउंटेबल होंगे। कह रहा है कि कौन सा फॉलोइंग ट्रू है, तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि अब दोनों इंटरवल है, दोनों अनकाउंटेबल है, मतलब दोनों के बीच में 1 1 ऑन 2 फंक्शन एग्जिस्ट होगा, 1 1 भी होगा, ऑन 2 भी होगा। ये कह रहा है कि कोई भी ऑन 2 फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा ए से लेके बी तक, मीन्स ये ऑप्शन रॉन्ग है। सेकेंड कह रहा है कि देयर कैन नॉट बी 1 1 फंक्शन, ये भी रॉन्ग क्योंकि दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, तो यहां पे 1 1 ऑन 2 फंक्शन। अब जो काउंटेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं ये काफी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और ये क्वेश्चंस में आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि ये क्वेश्चन सबको आते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको जितने हो सकते हैं आपको मिनिमम टाइम यूज करना है और वो जो आपके टाइम बचेंगे उसको आपको अच्छे क्वेश्चंस पे सॉल्व करने के लिए, जैसे कि पार्ट सी के क्वेश्चन। अब पार्ट सी के क्वेश्चंस में अगर आपके पास टाइम बच रहे हैं तो 60 क्वेश्चंस में से आपको 50 क्वेश्चन तो ऐसे सिलेक्ट करने हैं जो आपके
एरिया के होंगे जिसको आपने काफी अच्छे से किया है, क्योंकि आपको एग्जाम में ये नहीं करना है कि आप कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस करते हो, आपका सिलेक्शन इसलिए होगा क्योंकि आप कितने इजी क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके और वो 3 आवर्स में सॉल्व करते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि देयर इज अ 1 1 ऑन टू फंक्शन, तो अब दोनों अनकाउंटेबल है, कार्डिनलिटी सेम, तो इसमें 1 1 ऑन टू फंक्शन दोनों एग्जिस्ट होंगे, तो देयरफॉर सी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ए बी डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो यानी कि आपको क्वेश्चन देखते ही उसके टाइप पता चले जी। अब ये कैसे क्वेश्चन है, ये A1 A2 सॉल्व अप टू AN अपॉन N, तो ये कॉची थ्योरम यूज होगा इसमें। तो कॉची थ्योरम ये कहता है कि अगर सपोज आपके पास A1 A2 सॉल्व अप टू AN है और अपॉन में N यानी कि उसका एरिथमेटिक मीन लेते हैं, तो सिंपल AN जहां कन्वर्ज होगा वहीं पे उसका एरिथमेटिक मीन भी कन्वर्ज होगा। तो ये कहां कन्वर्ज होगा, जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी 0 और e⁻0 कितना होता है 1। अगर ये लिमिट AN कन्वर्ज हो रहा है कहां पे 0 1 पे, तो ये जो टोटल लिमिट होगी वो भी कहां कन्वर्ज होगी 1 पे, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड कह रहा है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, अनबाउंडेड या नन है। अब ध्यान से सुनो, सीरीज कैसा है, अल्टरनेटिंग सीरीज है, तो हमारे पास लिबनिट्ज थ्योरम ये कहता है कि सीक्वेंस डिक्रीजिंग होना चाहिए और कन्वर्ज करना चाहिए 0 पे, तो बाय लिबनिट्ज थ्योरम ये सीरीज हमेशा क्या होगा, कन्वर्जेंट, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, बाकी बी सी डी ऑप्शन रॉन्ग। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको मतलब क्वेश्चंस देखते हैं आपको इसको प्रूव करना। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 19, अब अगर आपको रिजल्ट पता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो फंक्शन है कॉची फंक्शन जो भी, अब ये f ऑफ x प्लस वाई और f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, तो ये जो फंक्शन है ये सारे किसके फॉर्म में होते हैं, अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम प्रूव कर सकते हैं कि f ऑफ x किसके फॉर्म में होगा, a इंटू एक्स, यानी एक लीनियर फंक्शन होगी। एंड वी नो दैट कि हर एक लीनियर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है हर एक रियल नंबर के अंदर, तो ये डिफरेंशिएबल, ये कह रहा है कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब मैं कह रहा हूं लीनियर फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग। ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग, यानी कि डिफरेंशिएबल होगा हर एक x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये जो चीज है ये आपको एग्जाम के पहले इसको प्रूव करना, बट पेपर के टाइम पे आपको ये क्वेश्चंस देख के डायरेक्ट ऑप्शन चेक करने हैं। हालांकि इसको प्रूव करना काफी डिफिकल्ट है, काफी लेंथी प्रोसेस है, बट अगर हमें रिजल्ट पता है कि f ऑफ x प्लस वाई अगर इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है, तो देयरफॉर ये जो फंक्शन है हमेशा इस फॉर्म में होता है। अब इसे प्रूव करने का आइडिया ऐसा होता है कि एक तो, अब ध्यान सुनो, अब एक अगर हर एक रियल नंबर के लिए प्रूव करना है तो हम इसे कितने स्टेप, टोटल 5 स्टेप में प्रूव करते हैं। एक तो नेचुरल नंबर के लिए, अब नेचुरल नंबर के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन का। तो इसके लिए तो हम लोग किसका यूज करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए। अब मैथमेटिकल इंडक्शन को भी 3 केस में करते हैं। एक केस तो n इज इक्वल टू 1 के लिए, एक केस में हम लोग प्रूव करते हैं कि n एज्यूम कर लेते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इंडक्शन हाइपोथेसिस, और फिर उसके बाद n इज इक्वल टू, सपोज n इज इक्वल टू k और n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम लोग होल नंबर के लिए प्रूव करते हैं, यानी कि इसमें 0 इंक्लूड करेंगे। थर्ड स्टेप में हम लोग इंटीजर्स के लिए प्रूव करते हैं। फोर्थ स्टेप में रैशनल के लिए और फिफ्थ स्टेप में इरेशनल के लिए। ठीक है, तो इन सारे स्टेप्स का यूज करके मैथमेटिकल इंडक्शन तो इजी होता है, तो हम क्या करते हैं, हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू हमेशा किसके फॉर्म में होगा, ax के फॉर्म में होगा। तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि f ऑफ 1 की वैल्यू कुछ c होगी, कि f ऑफ 1 पे कुछ c आएगा, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम सारे प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं। तो देयरफॉर यहां पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा हर एक x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बाकी प्रूफ इजी होता है। इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन काफी सिंपल होता है। 0 के लिए तो बाय डिफॉल्ट प्रूव हो जाएगा, चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद n को -n ले लेते हैं, वेर n पॉजिटिव होगा तो -n क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो उसे भी एडजस्ट करके नेचुरल नंबर का यूज करके हम उसे प्रूव कर देते हैं।
तो ऐसे हम लोग रैशनल और इरेशनल के लिए प्रूव कर सकते हैं। इरेशनल में थोड़ा हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कंटिन्यूअस का, कि अगर फॉर एग्जांपल हर एक इरेशनल नंबर के लिए हम एक ऐसा सीक्वेंस ढूंढ सकते हैं रैशनल नंबर का जो कि इरेशनल पे कन्वर्ट करता है। तो पहले रैशनल के लिए तो इजी है, रैशनल के लिए तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि m बाय एन को, किसी m को हम लोग कैसे ले सकते हैं, m बाय एन एन टाइम, तो वो एन कैंसिल होकर m आ जाता है। मतलब इंटीजर्स का यूज करके हम लोग रैशनल प्रूव करते हैं। और रैशनल में ये प्रॉपर्टी यूज करके कि अगर मैं कोई भी इरेशनल नंबर ले लूं तो देयर एग्जिस्ट अ रैशनल सीक्वेंस सच दैट कि वो कन्वर्ज करता है उस नंबर पे, उसका यूज करके हम लोग इरेशनल के लिए भी ये प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर पे रिलेटेड है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी। मतलब एक तो इंटीग्रल फाइंड करना, अब इंटीग्रल फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की वैल्यू निकालना यहां पे इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार ये निकल गया तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं थोड़े से अगर इस चीज को देखूं तो 1 E और 4, 1 से लेके 4 तक जा रहा है, तो इसमें कितनी वैल्यू आएंगी, या तो 1 E और 4। अब मैं E क्यों ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं क्योंकि log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, log E की वैल्यू कितनी होगी 1, log 4 की वैल्यू मुझे पता नहीं, बट इतना पता है कि log E स्क्वायर की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। log E स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, log E इज इक्वल टू 2 इंटू, अब ये log 4 तो इससे छोटा है ना, मतलब मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं ये कह सकता हूं कि log 1 इसकी वैल्यू 0, ये लेस देन हो जाएगा log E, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। इसके बाद log 4 की वैल्यू मुझे पता नहीं है, और log क्या है लास्ट में E स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 2। अब इसके बीच में कहीं आ रहा है ना, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कहता है कि अगर वैल्यू 1 से छोटी हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और 1 से 2 के बीच में हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब log 4 तो इससे छोटा है, तो मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन log x है, इसकी वैल्यू 1 से लेके e तक तो 0, और e से लेके log 4 के बीच में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो सिर्फ इसी प्रॉपर्टी का हमें यूज करना, यानी कि जो हमें इंटीग्रल फाइंड करने के लिए दिया है कि हमें 1 से लेके 4 तक log x dx का इंटीग्रल फाइंड करना है, तो इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक 1 से लेके e तक dx प्लस एक e से लेके 4 तक log x dx। तो 1 से लेके e तक log x की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि 1 से लेके e तक अगर एंड पॉइंट को छोड़ दूं तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 0, और e से लेके 4 तक इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, log x की वैल्यू क्या होगी 1, और 1 का जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो सिंपल x आएगा, और x पे जब लिमिट पुट कर देंगे तो यानी कि 4 माइनस ई, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 4 माइनस ई। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टी यहां यूज करनी थी, बाकी कुछ नहीं, तो ये राइट हो जाएगा, बाकी ए बी डी ऑप्शन ये इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि xt एक मैट्रिक स्पेस है और A एक ऐसा सबसेट लेना है कि x के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं डिस्टेंस डिफाइन करूं, इनफिमम डिस्टेंस कि x इंटू ए, सिंपल ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस होगी, यानी कि ये जो dx है वो A के हर पॉइंट से लेके x के किसी भी पॉइंट तक का मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन एवरी पॉइंट ऑफ x, मतलब एनी पॉइंट ऑफ x एंड सेट A। अब वो कितना है 0 है, मतलब मैं x का कोई भी पॉइंट उठाऊं, मतलब जैसे ये मान लो मेरे पास x है और इसके अंदर कोई a है, तो इसका कोई भी पॉइंट उठाऊं तो जो a से लेके जो मिनिमम डिस्टेंस है ना वो कितना होना चाहिए 0। अगर ये पॉइंट भी उठाऊं तो ये जो a से जो मिनिमम डिस्टेंस है वो भी कितना होना चाहिए 0। तो मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तभी पॉसिबल होगा जब ये सेट कहीं ना कहीं यहां कहीं रहेगा, तभी तो मैं इस सेट का ये x का कोई भी पॉइंट उठाऊं
तो ए से उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0। तो अब इसे हम ऑप्शन से क्या करेंगे, एलिमिनेट कर रहे हैं। ये कह रहा है कि ए कॉम्पैक्ट होगा, ए क्लोज होगा, ए डेंस होगा, ए इज इक्वल टू एक्स होगी। एक काम करते हैं, एक्स को मैं ले लेता हूं इरेशनल या फिर रैशनल, या तो रैशनल या तो इरेशनल, और एक्स को ले लेता हूं रियल नंबर। अब रियल नंबर का कोई भी पॉइंट उठाऊं, रैशनल नंबर से उसका डिस्टेंस कितना होगा, 0। इरेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर का कोई भी पॉइंट उठाऊं रियल नंबर का, इरेशनल से उसका डिस्टेंस कितना होगा, 0, क्योंकि इरेशनल नंबर के पास एक ऐसी पॉइंट आ ही जाएगी कि उस रियल नंबर और रैशनल, उस इरेशनल के एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि क्यू और इरेशनल नंबर्स के अंदर डेंस है, यानी कि किसी भी पॉइंट पे एक्स एक ऐसी नेबरहुड ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें इरेशनल और रैशनल इनफाइनाइट कंटेन करेंगे इसके अंदर। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ए कॉम्पैक्ट है, बट ना तो इरेशनल ना ही रैशनल कॉम्पैक्ट है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या नहीं है, क्लोज भी नहीं है और बाउंडेड भी नहीं है। सेकंड कह रहा है कि ए क्लोज होगा, तो मैंने अभी कहा कि रैशनल और इरेशनल क्या नहीं है, क्लोज नहीं है। क्लोज इसलिए नहीं है क्योंकि उसके लिमिट पॉइंट उसके अंदर कंटेन नहीं करती है, क्योंकि इरेशनल नंबर का लिमिट पॉइंट पूरा आर है तो उसके अंदर कंटेन नहीं कर रहा है, रैशनल नंबर का भी लिमिट पॉइंट पूरा आर है, वो भी इसके अंदर कंटेन नहीं कर रहा है। थर्ड कह रहा है कि ए, फोर्थ कह रहा है कि ए पूरे एक्स के इक्वल होगा, बट रैशनल और इरेशनल एक्स के इक्वल भी नहीं है। थर्ड कह रहा है कि ए डेंस होगा, तो क्लियरली एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो देयरफॉर हमारा जो ऑप्शन नंबर, ये कह रहा है कॉम्पैक्ट है, रॉन्ग, ये कह रहा है क्लोज, ये भी रॉन्ग, ये कह रहा है डेंस, राइट, ये कह रहा है एक्स, ये रॉन्ग। तो ये थे हमारे रियल के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अलजेब्रा के क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि ए वो 2x2 मैट्रिक्स है जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर अब इस मैट्रिक्स को मैं ध्यान से देखूं तो ये कुछ और नहीं बल्कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। और आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कितने हो सकते हैं, ये कह रहा है कि या तो ये मैट्रिक्स होगा या तो ये मैट्रिक्स है, बट आइडम्पोटेंट तो बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं। आइडम्पोटेंट तो बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, जरूर थोड़ी ना कि वो ये या तो ये हो। ये दो मैट्रिक्स इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट यहाँ पे जितने भी मैट्रिक्स है वो सिर्फ यही दोनों, ऐसा नहीं, और भी बहुत सारे मैट्रिक्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, या फिर 3x3 का ले लू तो 1/3, 1/3, 1/3। अब ये तो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ए स्क्वायर करने पे इसकी वैल्यू ए आएगी, बट क्या ये दोनों में से है, नहीं, तो देयरफॉर ये ऑप्शन तो। ये कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट नो सच मैट्रिक्स, बट ऐसे मैट्रिक्स तो एग्जिस्ट करते हैं, तो ये भी रॉन्ग। ये कह रहा है डायगोनल होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग। तो ऑप्शन बचता है बी, क्योंकि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स तो इनफाइनाइटली ऐसे मैट्रिक्स होंगे जो आइडम्पोटेंट होंगे, यानी इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी सच मैट्रिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, ये होमवर्क के लिए दे रहा हूं कि अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है यानी कि जो रैंक होगी ए की और एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कभी भी सेम नहीं होगी, क्योंकि अगर ए और एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक अगर सेम हो गई तो वो कंसिस्टेंट होगा, बट अगर एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स और मैट्रिक्स की रैंक सेम नहीं होगी तभी पॉसिबल है कि वो मैट्रिक्स कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद फिर जो भी वैल्यू आएगी पी की वो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है कि कंसिडर द रियल वेक्टर स्पेस आर क्यूब, द सब स्पेस ऑफ आर क्यूब इज जनरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलो। तो अब इसमें क्या काम करते हैं, पहले तो मैं इसका बेसिस निकाल देता हूं। ये कह रहा है कि इसके पास जो हमारे पास एक W दिया है, वो W कैसा है कि वो सारे ट्रिपलेट है आर क्यूब के सच दैट कि y इज इक्वल टू एक्स होगी। तो सिंपल मैं क्या करता हूं, y के प्लेस पे x पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा x x z आर क्यूब सच दैट, बस हो गया, ठीक है। तो यहां पे अगर इसका बेसिस निकालना है, तो अगर बेसिस की बात करूं तो ये x कॉमन ले लेंगे तो ये 1 1 0 और z कॉमन ले लेंगे तो 0 0 1।
तो देयरफॉर ये जो है इसको जनरेट करेगा, तो यानी कि 1 1 0 और 0 0 1, तो देयरफॉर हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, 1 1 0 0 0 1, बाकी बी सी डी ऑप्शन करेक्ट नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आर स्क्वायर से लेके आर स्क्वायर तक जा रहा है, जिसमें T31 डिफाइन किया है 2 - 4 और T11 डिफाइन किया है 0 2 और फाइंड करना है T78। तो इसमें कैसे करते हैं, बेसिस का यूज करके, कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि हर एक्स वाई को मैं आर स्क्वायर में, हाँ, हर एक्स वाई को मैं कैसे लिख सकता हूं, ठीक है। तो किसी भी ऑर्डर पेयर को आर स्क्वायर के अंदर हम लोग कैसे ले सकते हैं, अब इसमें बेसिस अल्फा इंटू बेसिस, तो हमारे पास सपोज E1 प्लस अल्फा इंटू E2, E1 नहीं ले लेते, तो एक्स वाई को हम लोग कैसे ले सकते हैं, बेसिस, तो सपोज ये अल्फा इंटू यहाँ पे सपोज कुछ 3 1 और यहाँ पे बीटा इंटू कुछ 2 - 4 आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से ले सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहां से जो अल्फा बीटा कांस्टेंट की वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, किसके टर्म्स में, एक्स वाई के टर्म्स में। तो ये कैसे हो जाएगा, यहां से 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू एक्स आ जाएगी, और यहाँ पे अल्फा -4 बीटा की वैल्यू वाई आ जाएगी। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 अल्फा 12 बीटा इज इक्वल टू 3 वाई, इसको माइनस कर देंगे तो 3 में से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगी 14 बीटा इज इक्वल टू x - 3y, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी x - 3y बाय 14। तो इसको एक काम करते, थोड़ा साइड में लिख देते हैं कि हमारे पास जो बीटा की वैल्यू है वो कितनी हो जा रही है, x - 3y अपॉन 14। अब सेकेंड ऐसे ही क्या निकालना है, कहां थे हम लोग, और यार एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फा इंटू 3 1 प्लस बीटा इंटू 1 1, ठीक है। कुछ रॉन्ग किए क्या हम लोग, चेक कर देते ना, 3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये वैल्यू आई थी। और सेकेंड क्या था, सेकेंड हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, आई थिंक कुछ रॉन्ग हो गया था, बेसिस हमने शायद अलग गलत ले लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 अल्फा और ये बीटा, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, बीटा बीटा कैंसिल, ये 2 अल्फा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो देयरफॉर यहाँ से अल्फा की वैल्यू x - y बाय 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे अल्फा पुट कर देंगे, तो ये 3 इंटू एक्स माइनस वाई बाय 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू एक्स, तो देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू x - 3 बाय 2 x माइनस वाई, तो देयरफॉर ये हमारे पास हो जाएगा x - 3 बाय 2 x प्लस 3 बाय 2 y, तो देयरफॉर ये माइनस x बाय 2 प्लस 3 बाय 2, यानी कि 1 बाय 2 3y माइनस एक्स। तो अब क्या करेंगे, इस पर t अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा t एक्स वाई, और अल्फा के प्लेस पे तो बाहर आ जाएगा, और अल्फा के प्लेस पे क्या लिख लेंगे, 1 बाय 2, अल्फा के प्लेस पे x माइनस वाई बाय 2, और T31 कितना गिवन है, जो इस पर t अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है, 2 - 4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ 3y माइनस एक्स, और यहां पे इसकी वैल्यू अप्लाई कर देंगे 0 2। बट हमने वो किस पॉइंट पे चाहिए, 7 और 8 फाइंड करना है, यहाँ पे 7 पुट करेंगे, यहाँ पे 8 पुट करेंगे, यानी कि 7 8। तो जब 7 8 पुट करेंगे तो ये सिंपल क्या आ जाएगा, -1 बाय 2, -1 बाय 2
और यहाँ पे 2 माइनस 4 प्लस, अब यहाँ पुट करेंगे तो ये मेरे पास 24 माइनस 7 यानी कि 17/2 और ये 0/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास -1 और ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 प्लस ये तो 0, 2 कैंसल यानी कि यहाँ पे 017। कुछ तो गड़बड़ है शायद, तो ये -1 और 19, नहीं कोई गड़बड़ नहीं, आंसर आ गया। तो यानी कि जो आंसर होगा -1 और 19 आ रहा है, मतलब अपना आंसर राइट है क्योंकि ऑप्शन में है। अब इतना करने के बाद अगर आंसर राइट आ रहा है मतलब ये राइट ही रहेगा। तो देयरफॉर जो ऑप्शन नंबर कहा गया, देखो ये राइट है, बाकी ए सी डी ऑप्शन रॉन्ग। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे देखो अलजेब्रा में थोड़ा कैलकुलेशन करना होता है। बाकी जो रियल के क्वेश्चन होते हैं ना वो सब कॉन्सेप्ट वाइज होते हैं, तो वहां पे आपका टाइम बचता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो आप कितने भी टाइम वेस्ट कर दो आपको वो नहीं आएगा। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तो वहां टाइम बचता है। बट अलजेब्रा के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इसमें आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि V2R से लेके V2R तक, मतलब 2 डायमेंशन का एक वेक्टर स्पेस है और ये भी 2 डायमेंशन का एक वेक्टर स्पेस है। T एक रिफ्लेक्शन है, मतलब रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स है of the points through the line y is equal to -x, then which with respect to standard basis। तो कह रहा है कि T डायगोनलाइजेबल होगा, T इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मिनिमल पॉलिनोमियल होगा और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वल, यानी कि दोनों के मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वल होंगी। और फिर D कह रहा है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारी करेक्ट होंगी। तो देखते हैं एक एक करके। पहली बात तो रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स होता क्या है। रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स यहां पे cos थीटा, यहां पे cos थीटा, बट यहां पे माइनस साइन। यही अगर रोटेशन होता तो साइन पे माइनस साइन लगाते, अगर रिफ्लेक्शन है तो यहां पे cos थीटा। उसके बाद यहां पे cos थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा और ये साइन थीटा। रोटेशन होता तो यहां पे माइनस, अगर रिफ्लेक्शन है तो यहां पे माइनस। रोटेशन में थीटा लेते हैं बट रिफ्लेक्शन में 2 थीटा लेते हैं, बस यही डिफरेंस। cos 2 थीटा sin 2 थीटा sin 2 थीटा cos 2 थीटा। अब यहां पे ये जो थीटा होता है, जिस लाइन के थ्रू हम रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, तो एक्स एक्सिस और उस लाइन के बीच में जो एंगल होता है उसे हम थीटा कहते हैं। अगर इसे θ/2 ले लेंगे तो ये जो एंगल है वो थीटा आ जाएगा, बट अगर इसको थीटा लेते हैं तो ये एंगल क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा। ये डिपेंड करता है इस पे एंगल पे। तो यानी कि सिंपल मैं ये कह सकता हूं, बस मैट्रिक्स हो गया, बात खत्म। T एक मैट्रिक्स होगा cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा, बट अभी ये क्वेश्चन में कुछ नहीं। बट अगर मैट्रिक्स याद है तो ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में से वो कैसे लिखते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में अगर लिखना रहेगा, सपोज कैसे करते हैं, यहाँ पे एक्स वाई अप्लाई कर दो, स्टैंडर्ड बेसिस से आ जाएगा। सिंपल क्या हो जाएगा, ये x cos 2 थीटा प्लस y sin थीटा माइनस, मैट्रिक्स से याद करना आसान होता है, ऐसे तो नहीं याद कर पाओगे, बट मैट्रिक्स में इजी होता है कि यहाँ पे cos cos, यहाँ पे sin sin, रोटेशन में इसका साइन चेंज कर दो, रिफ्लेक्शन में इसका साइन चेंज कर दो। यहाँ पे 2 थीटा लिख दो, अगर रिफ्लेक्शन है, रोटेशन है तो यहाँ पे थीटा लिख दो। दोनों मैट्रिक्स कैसे होते हैं, ऑर्थोगोनल। तो ये हो गया टी एक्स वाई, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब ध्यान दो, थीटा मैंने क्या कहा था, एंगल बिटवीन द लाइन जिसके रिस्पेक्ट में हम रिफ्लेक्शन ले रहे हैं विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब की हमारा लाइन जो है वो y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, तो अगर मैं एंगल देखूं तो कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। अब 135 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 270 डिग्री, यानी और 135 डिग्री आ गया। तो 270 डिग्री मतलब
यहां पे आ गया ये। अब 270 डिग्री को हम कह सकते हैं माइनस 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री कितना होगा 0, cos 90 डिग्री कितना होगा 0, sin 90 डिग्री कितना होगा, क्योंकि हमें पता है sin कैसा फंक्शन है। अब यहाँ पे cos थीटा तो इवन फंक्शन है तो माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट साइन में ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो साइन 90 डिग्री कितना हो गया 1, और साइन कितनी आ जाएगी -1, और ये माइनस, ये हमारा मैट्रिक्स आ गया। तो देयरफॉर जो इससे मैट्रिक्स फॉर्म होगी, द मैट्रिक्स इज A इज इक्वल टू यहाँ पे 0 0 -1 और ये -1, ये मैट्रिक्स है। अब थोड़े ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये डायगोनलाइजेबल होगी, तो एक काम कर देते हैं, इसका हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, इसका आइगन वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x², पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। तो x² ट्रेस तो 0 है, और फिर प्लस लगा के डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा 0 -1। तो अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेंगे तो राइट साइड में 0, x² की वैल्यू आ गई 1, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू +-1। तो इसके आइगन वैल्यू क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, मतलब ये डायगोनलाइजेबल है। सेकेंड कह रहा है कि t इन्वर्टिबल भी होगा, क्लियरली इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट कितना आ रहा था -1 ना, हाँ ठीक है -1 आ रहा है, तो देयरफॉर ये क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। कह रहा है कि मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होंगे। अब ध्यान सुनना, मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, या तो x -1 होगा, या तो x +1 होगा, या फिर c ऑफ x के इक्वल होगा। बट ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये एलिमिनेट नहीं कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या है कि मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम हो, यानी कि तीनों ऑप्शन ऑल ऑफ द अबोव आर करेक्ट। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स गिवन है 1 0 2 1 -2 0 0 0 -3, और I एक 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अगर 6A इनवर्स को इस फॉर्म में लिखूं तो इसमें से ABC की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, हमारे पास गिवन क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्री क्या है, इस मैट्रिक्स का अगर एंट्री देखें ये, ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है, अगर इस मैट्रिक्स को मैं यहां लिखूं, थोड़ा ऑफर लिखता हूं, ठीक। अभी मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, एक तो 1 0 2 1 -2 0 0 0 -3। एक काम करते हैं, पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालते हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, पहले यहाँ पे x³ लिख दो, माइनस लगा के ट्रेस लिख दो। तो ये देखो ये 1 है, -3 -2 कितना हो जाएगा -5, -3 -2 -5, और +1 कितना हो जाएगा -4। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सिंपल 4x²। फिर यहाँ पे प्लस माइनस, फिर से यहाँ पे प्लस लगा के इसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट है उसका माइनर लेना है। तो 1 का माइनर लेंगे तो ये हो जाएगा 6। फिर क्या करेंगे, इसके -2 का माइनर लेंगे, तो -2 का माइनर लेंगे तो ये इंटरसेक्टिंग कितना आ रहा है -3, और -3 का माइनर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा -2, और ये किसका कोएफिशिएंट है x। लास्ट में क्या लेते हैं, डिटर्मिनेंट। तो माइनस लगा के इसका डिटर्मिनेंट प्लस माइनस। तो डिटर्मिनेंट अगर ध्यान से देखूं तो ये दोनों एंट्री 0 है, तो इसको लेके इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ये किस पे है, पॉजिटिव वाले पे है, 3 + 3 यानी कि 6 पॉजिटिव पे है। तो यानी कि ये सिंपल आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट -3 × -2, ठीक है।
तो देयरफॉर सी ऑफ एक्स हमेशा एनालिट करता है, तो देयरफॉर अगर मैं इस मैट्रिक्स एनालिट करेगा तो देयरफॉर ए क्यूब प्लस 4a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर मैं इसे राइट साइड में लेके आऊं तो ये हमारे पास 6 आइडेंटिटी इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 4, यहाँ पे आइडेंटिटी आएगा 4a स्क्वायर प्लस a। तो अगर मैं अब यहाँ पे a इनवर्स चाहिए, ठीक है, इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6a इनवर्स इज इक्वल टू ये a स्क्वायर प्लस 4a प्लस आइडेंटिटी। तो अब मुझे कंपेयर करना था 6a इनवर्स को a स्क्वायर प्लस b a प्लस ci से। तो यहां से कंपेयर करूं तो a की वैल्यू निकल के आएगी 1, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 1। तो देयरफॉर 141 इज अ राइट आंसर। तो देयरफॉर ये 141 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो यानी कि हमारा जो आंसर है ABC वो कितना आ जाएगा, 141। तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। तो देयरफॉर 141 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी ABC ऑप्शन आर इनकरेक्ट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो गया, रियल अलजेब्रा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन को ध्यान से देखो। कह रहा है कि f एक फंक्शन है, c से लेकर c तक जा रहा है, होलोमॉर्फिक फंक्शन है, यानी कि एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन है मतलब CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। u रियल पार्ट है f एंड v इमेजिनरी पार्ट है f का। तो देन फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू, कि जो f डैश x प्लस आई वाई के मोड का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल पूछा, इक्वल नहीं, किसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में एक नॉट इक्वल के लिए रॉन्ग हो गया था। पहला क्वेश्चन उसमें नॉट इक्वल पूछा था बट मैंने ध्यान नहीं दिया तो वो इक्वल के लिए किया था, तो वो थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो भूल चूक माफ हो। ठीक है, अब थोड़े ध्यान से समझो। पहली बात तो ये है कि मान लो एक कोई फंक्शन है तो उसके डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या होता है। जैसे कॉम्प्लेक्स के अंदर किसी फंक्शन को मैं लिखता हूं x प्लस आई वाई, तो u प्लस आई वाई इस तरीके से लिखते हैं। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो f डैश x प्लस आई वाई इज नथिंग बट u x प्लस आई बी एक्स, या फिर u y प्लस आई बी है। ठीक है, ये होता है एक चीज। तो ये सेकेंड पॉइंट कॉची CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। CR इक्वेशन यानी कि ux इज इक्वल टू वी वाई एंड uy इज इक्वल टू माइनस वी। इस दो प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मैं कह रहा हूं कि f डैश x प्लस आई वाई अगर ux प्लस आई वी एक्स है, या फिर uy प्लस आई बी आई है, तो अगर मैं सपोज इसका मॉड ले लूं, मॉड का स्क्वायर ले लूं, तो इसका मतलब क्या होता है कि ux का स्क्वायर ले लो और vx का स्क्वायर ले लो, या फिर uy का स्क्वायर ले लो, आई बी वाई का स्क्वायर ले लो। यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो इसके इक्वल हो सकते हैं, बट अपने को नॉट इक्वल बताना है। तो अगर मैं क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन कह रहा है यही है कि ux स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर, यानी ये ऑप्शन रॉन्ग। ये कह रहा है vy स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर, तो ये भी रॉन्ग। अब बच रहा है ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, ux स्क्वायर तो है मेरे पास, vx स्क्वायर के प्लेस पे मैं uy तो लिख सकता हूं, तो मैं इसे लिख सकता हूं माइनस uy स्क्वायर, बट स्क्वायर करने पे आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। यानी फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है, बट सेकंड में माइनस कर रहा है, तो माइनस किसी भी एंगल में कभी भी वो माइनस में आएगा ही नहीं। तो देयरफॉर फोर्थ ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। बाकी रिमेनिंग ऑप्शन A, B, C ऑप्शन आर करेक्ट है। इसके लिए हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, तो ये इनकरेक्ट है, इसीलिए हमारा आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो या फिर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन दिया हो, कुछ नहीं करना है। जेड के टर्म्स में है तो पहले इसको जेड के टर्म्स में निकाल दो और यहाँ वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बस कुछ करना ही नहीं रहता इसमें, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं, चाहे वो इन्वर्जन मैप का हो या फिर जेड स्क्वायर हो या फिर कोई भी फंक्शन दिया हो, उसको इसी तरीके से करते हैं हम लोग बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस को। अब ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक, सही से दिख रहा है। चलो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास W की वैल्यू, जो W है उसकी वैल्यू गिवन है 2z अपॉन z माइनस 2। z के टर्म्स में लिखना है तो WZ माइनस 2 इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 2z। z कॉमन ले लेंगे तो ये W और यहां से ये 2 कॉमन आ जाएगा और ये माइनस 2w इज इक्वल टू 0। z के टर्म्स में निकालना है तो ये 2w अपॉन w माइनस 2। अब ये वैल्यू उठा के हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे कि मॉड z माइनस 1 इज लेस देन 1, तो z के प्लेस में हम लोग पुट करेंगे 2w अपॉन w माइनस 2 इज लेस देन 1। तो देयरफॉर यह आ जाएगा 2w इज लेस देन w माइनस 2। तो देयरफॉर 2 इंटू कुछ गड़बड़ 2w, कुछ गड़बड़ नहीं है ना, ठीक है चलो देखते हैं। तो 2w को मैं क्या ले सकता हूं, u प्लस ib और यहां पे u माइनस 2 प्लस ib, ठीक है। यानी कि सिंपल अब अगर इसका मॉड दोनों साइड का स्क्वायर अप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर अप्लाई करने पे क्या होगा, ये तो 4 यहां से u स्क्वायर v स्क्वायर और ये लेस देन आ जाएगा u माइनस 2 का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर। तो ये तो आ गया 4u स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर, u स्क्वायर माइनस 4u प्लस v स्क्वायर, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखूं तो 4u स्क्वायर में से 4u स्क्वायर गया तो ये 3u स्क्वायर माइनस 4u और प्लस 3v स्क्वायर इज लेस देन 0। कुछ गड़बड़ है, ऐसा क्यों लग रहा है कुछ गड़बड़ है फिर। ओके ओके ओके, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पे z माइनस 1 दिया है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 2w माइनस w माइनस z ये 1 बे टर्म्स रहेंगे ना, तो ये थोड़ा इधर गड़बड़ हो गया, तो इसको फिर से सोल्व करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ भूल चूक हुआ है तो माफ करो, ठीक है। तो मतलब ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 भी है तो 2w माइनस w प्लस 2 अपॉन w माइनस 2 इज लेस देन 1, ठीक है। थोड़ा इसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे और अच्छे से। ये देखो 2w माइनस w यानी कि सिंपल ये w प्लस 2 इज लेस देन w माइनस 2, ठीक है। अगर मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकता हूँ क्योंकि v प्लस w है और w माइनस 2 है, मतलब इमेजिनरी पार्ट तो दोनों साइड सेम होगा, इमेजिनरी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है थोड़ा रियल पार्ट में क्योंकि ये u प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे v माइनस 2 u माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से u स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, 4 भी कैंसिल हो जाएगा, बस यहाँ पे 2u रह जाएगा और 2u नहीं 4u, और यहाँ पे u स्क्वायर भी 4 स्क्वायर भी सेम, बस यहाँ पे 4u रह जाएगा। तो ये कैंसिल कुछ नहीं होगा, a टू u यहाँ 0, तो देयरफॉर u इज लेस देन 0, यानी कि जो रियल पार्ट w है वो लेस देन 0। देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि जो w के रियल पार्ट है, जो हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो इस z माइनस 1 लेस देन 1 को कहां भेज रहा है, रियल w इज लेस देन 0। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये डायरेक्ट भी हम लोग बता सकते थे, ठीक है, कल बाद में लेक्चर में देखेंगे। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 31, क्योंकि अपने पास अभी कितने क्वेश्चन है, 36 35 तक करना है ना, तभी 31 32 35 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 माइनस ई रेस टू जेड, नीचे 1 प्लस ई रेस टू जेड। कह रहा है इसके पास पोल होगा, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। बट यहाँ पे इन्फिनिटी पे पूछा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 1/z लेके 0 पे चेक करेंगे। अभी ये नीचे पोल पे क्या आ रहा है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी आ रहा है। पोल पे जब भी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी आता है तो हम उसे कहते हैं, मतलब पोल पे जब भी एसेंशियल सिंगुलैरिटी आती है, आइसोलेटेड नहीं, जब भी पोल पे एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगा तो उसे हम कहते हैं नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो देयरफॉर पोल ए ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि 1/z है तो ये एसेंशियल सिंगुलैरिटी, यानी कि इसके पास इनफाइनाइट टर्म्स होंगे जहां पे ये एनालिटिक नहीं होगा, तो देयरफॉर तो फिर ये कैसा हो गया, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो जाए। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट होमोमॉर्फिज्म पूछा है, कुछ नहीं, दोनों का जीसीडी निकाल दो। 12 और 15 का जीसीडी, 12 को ले सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 3, 15 को ले सकता हूँ 3 इंटू 5। तो दोनों प्राइम नंबर कॉमन है 3 में, और सबसे कम टाइम इसमें है 3, इसमें भी एक ही टाइम है, तो देयरफॉर 3 आंसर हो जाएगा। तो ए बी डी ऑप्शन इनकरेक्ट। कह रहा है कि नंबर ऑफ 5 सिलो सब ग्रुप कितने होंगे 6 के, ये मैं करा चुका हूँ, काफी सिंपल होता है, सिलो थ्योरम का यूज करके हम लोग प्रूव कर सकते हैं। इसके पास कितने होंगे 36। कैसे होता है, काफी सिंपल है, S6 है, हम लोग उसका 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इसके फैक्टर्स ले लेंगे जितने भी हैं। फिर उसके बाद सिलो सब ग्रुप के जितने भी ऑप्शन होंगे कि 1+3 के और 1+5 के किसको किसको डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे एक बस 6 और 1 नहीं होती, इसका आंसर कितना है 30। क्वेश्चन नंबर 34, क्योंकि स्पेस शायद ओवर हो चुका है तो कुछ 1-2 मिनट वीडियो चलेगा, तो जहां तक होता है हम लोग क्वेश्चंस कर देते हैं। वैसे 2 ही क्वेश्चंस है। हाँ, ये इरिड्यूसिबल वाला चेक कर लेना। तो हम लोग क्वेश्चन ये बता देता हूँ, ठीक है, कि कितने नॉर्मल सब ग्रुप होंगे एक नॉन अबेलियन ग्रुप अगर वो ऑर्डर 21 का है, बट ई और आइडेंटिटी को छोड़ के। तो एक काम करता हूँ, मैं 21 वाला बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन नंबर 34 भी 33 में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करना, सिलो थ्योरम का। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग एंड करते हैं। 1-2 मिनट में शायद ये अपने आप मोबाइल का स्पेस खत्म हो गया, ठीक है। देखते हैं कितना होता है। मैं कह रहा हूं कि एक ग्रुप है जिसकी ऑर्डर है 21 को मैं ले सकता हूं 3 इंटू 7, 3 6 को डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये P इंटू क्यू के फॉर्म में है। और जब भी मेरा वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो आइसोमॉर्फिज्म वाला वीडियो देख लेना, हायर मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, कि जब आइसोमॉर्फिक होगा ZP को या तो एक नॉन अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। बट उसने पहले ही नॉन अबेलियन बोला है तो यही ऑप्शन है, ये हट जाएगा, मतलब इसके पास नॉन अबेलियन एक ही ऑप्शन है। मतलब इसके पास एक 3 इंटू 7 है, मतलब एक 3 SSG होगा, एक 7 SSG होगा, और नंबर ऑफ 3 SSG होंगे 1+3 के डिवाइड करेगा 7 को, 1+7 के डिवाइड करेगा 3 को। ये तो पॉसिबल ही नहीं, मतलब 7 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप है, एक सब ग्रुप तो मिल गया। और कितने सब ग्रुप होंगे, 1+3 के पास कितने ऑप्शन, 0 पुट करूंगा तो 1, 2 पुट करूंगा तो 7, या तो 1 होंगे या तो 7 होंगे। सपोज कर लेते 1 ही है, तो इसका मतलब N1 और N2 दोनों नॉर्मल सब ग्रुप है, जो 3 SSG है वो भी नॉर्मल सब ग्रुप है, 7 SSG ये भी नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। अब दोनों नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसका मतलब जो G होगा वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा N1 इंटू N2 को। अब ये एक प्राइम ग्रुप है, ये भी एक प्राइम ग्रुप है, तो दोनों का जीसीडी भी 1 है, तो देयरफॉर दोनों कैसे हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे Z21 को। बट वो तो पहले ही बोल दिया कि ये तो हो नहीं सकता, तो देयरफॉर ये, और जब भी एक से ज्यादा होंगे तो 3 SSG नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा, तो इसके चलो तो स्पेस भी खत्म हो गया, ठीक है। तो कुछ डिलीट मारा हूं तो कुछ 1-2 मिनट के लिए चल सकता है, तो देखते हैं इसमें, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कितने हैं, सिर्फ एक ही इसके पास नॉर्मल होंगे, इसमें 2 बार 1 रिपीट हो गया, तो इसमें से जो भी ऑप्शन 1 वाला रहेगा वो राइट होगा, बाकी C D करेक्ट हो जाएंगे। जो भी इसमें से 1 रहेगा, एक ऑप्शन शायद अलग है।
ठीक है, बाकी अप्लाइड के क्वेश्चन हैं वो खुद से कर सकते हैं। तो ये थे आज के टेस्ट सीरीज 3 का पार्ट बी का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्ट सी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आज टेस्ट नहीं हो पाया था क्योंकि टाइम नहीं मिला, संडे था, थोड़ा कुछ काम था। कल ट्राई करूंगा क्वेश्चन पेपर बनाने की। तो कल टेस्ट सीरीज 5 के टेस्ट होंगे, इवनिंग में सेंड कर दूंगा ग्रुप में। बाकी आप लोग आंसर की मुझे पर्सनल नंबर पे सेंड कर सकते। थैंक यू टू एवरीवन। तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।